Hello everyone, welcome to our Vigyan series where we shall discuss various concepts and issues related to the field of science and technology for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is different types of COVID-19 test. वेल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ना टेस्टिंग के बारे में आ रहा है, कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं. नाउ यूपीएससी की टेंडेंसी पता है क्या होती है? यूपीएससी जनरली आपसे ये नहीं पूछेगा कि टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों हो रही है, क्या कारण है टेस्टिंग करने का. यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में खासकर ये पूछ सकता है कि कौन से टाइप के टेस्ट अवेलेबल हैं, कौन सा टेस्ट अच्छा है, किस टेस्ट की क्या खासियत है. तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड या दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर कोविड-19 वो डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट शैल वी कवर इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो हम देखेंगे हाउ द नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स आवर बॉडी, बिकॉज कोरोना वायरस हमें इन्फेक्ट कैसे करता है वो जानना बहुत जरूरी है टू नो कि ये डिफरेंट टेस्ट काम कैसे करते हैं. राइट, तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको टेस्ट अच्छे से समझ आएंगे. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट अवेलेबल टू चेक फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन. फिर हम देखेंगे कौन से टाइप के टेस्ट अवेलेबल है. आपने सुना होगा आरटी-पीसीआर, सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह, वो डिस्कस करेंगे. फिर हम इन डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. क्लियर? और फिर हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है विद रिगार्ड टू टेस्टिंग. इंडियन गवर्नमेंट कौन से टाइप ऑफ टेस्ट को फेवर कर रहा है और या कौन से टाइप ऑफ टेस्ट को उसे फेवर करना चाहिए. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर. Now, SARS-CoV coronavirus 2, SARS-CoV-2 virus. Now, SARS-CoV-2 virus particle, technically known as virion, is about 90 nanometers across. मतलब ये बहुत ही छोटा है, एक सेल के मुकाबले भी बहुत ज्यादा छोटा है. Now, before starting with this SARS-CoV-2 virus, before starting with studying this virus, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वायरस करता क्या है और वायरस का इन्फेक्शन कैसे बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से डिफरेंट है. वायरस ऐसा खासकर क्या इन्फेक्शन करता है, वायरस का इन्फेक्शन डिफरेंट क्यों है बैक्टीरियल से? वेल, वायरस एक ऐसा पार्टिकल है या वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके डीएनए और आरएनए से छेड़छाड़ करता है. ठीक है, और तभी इसका इन्फेक्शन फंडामेंटली डिफरेंट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और तभी इस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं. राइट, वायरस क्या करता है, आपके डीएनए और आरएनए से छेड़छाड़ करता है. नाउ आप ये सोच रहे होगे कि डीएनए आरएनए क्या है. वेल, बहुत लोगों को बेसिक सा आइडिया होगा कि डीएनए क्या होता है. डीएनए आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है ना. आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में होगी. अब वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, वो किस चीज की होती है? वो होती है इंफॉर्मेशन कि आपके बॉडी में कौन से प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होंगे. अब आपकी बॉडी में कौन से प्रोटीन मैन्युफैक्चर होंगे ना, उससे आपकी पूरी बॉडी डिसाइड हो जाती है. वेल, आपके स्किन का कलर क्या होगा वो प्रोटीन से डिसाइड होता है. आपकी बॉडी की हाइट क्या होगी, वेट क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, ये सारा डिपेंड करता है प्रोटीन्स पे. किसी में अगर एक टाइप का प्रोटीन बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी स्किन का कलर डार्क होगा, किसी में बहुत कम होता है तो स्किन का कलर लाइट होगा. तो आपके बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फीचर्स प्रोटीन्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. और आपके बॉडी में प्रोटीन्स कैसे मैन्युफैक्चर होंगे वो डिपेंड करता है आपके डीएनए में क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. तभी जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से ही डीएनए इनहेरिट करते हैं. तो पेरेंट्स के अंदर जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने की इंफॉर्मेशन है वो बच्चों में भी आ जाती है और बच्चे भी लगभग वैसे ही डेवलप होते हैं, है ना. अब डीएनए क्या होता है? डीएनए एक्चुअली आपकी बॉडी में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है कि प्रोटीन्स कैसे मैन्युफैक्चर होंगे. अब डीएनए के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंसेस हैं या प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? डीएनए ने तो बता दिया कि कैसे कैसे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होना चाहिए, बट ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कैसे होती है इन फैक्ट्रीज तक? वेल, यहां पे आता है आरएनए. तो इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ये बड़ा फेमस डबल हीलिक्स मॉडल डीएनए का बड़ा फेमस है. राइट, तो ये हो गया आपका डीएनए. इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपके बॉडी में प्रोटीन कैसे कैसे मैन्युफैक्चर होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए. राइट, अब ये जो साइड पे है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये आरएनए है. तो इस डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी ना, ये आरएनए लेके जाएगा और जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं आपके सेल में उनको कम्युनिकेट कर देगा. वही फैक्ट्रीज उस हिसाब से प्रोटीन्स बनाएंगी. राइट, तो ये जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है कि कौन सा प्रोटीन होना चाहिए, तो ये आरएनए होगा. आरएनए आपका जाएगा, ऑर्डर देगा इन फैक्ट्रीज को जो प्रोटीन बनाती हैं आपके सेल में, और वो फैक्ट्रीज
प्रोटीन बना देंगी, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि डीएनए होता है, डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन कैसे मैन्युफैक्चर होगा वो आरएनए कम्युनिकेट करता है। और प्रोटीन कैसे मैन्युफैक्चर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन में सुना होगा ना, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। आपकी बॉडी प्रोटीन्स की बनी हुई है और उन प्रोटीन में कैसे, प्रोटीन्स पे ही डिपेंड करता है आपकी लाइफ ही कैसी होगी, आपकी फिजिकल लाइफ कैसी होगी। नाउ वायरस पता क्या करता है, वायरस एक्चुअली इन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स का ही बना होता है, वायरस प्रोटीन्स का ही बना होता है। और वायरस क्या करता है, इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करता है। वायरस क्या करेगा, कई बारी आपके डीएनए में कुछ छेड़छाड़ कर देगा, अगर वो डीएनए बेस्ड वायरस हो, जैसे एचआईवी होता है। कोई आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, वो आपके, ये जो आरएनए एक तरह का मैसेंजर है ना, तो वो जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं वो इस मैसेंजर के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो गलत टाइप के प्रोटीन्स भी कई बारी मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, जिससे आप बीमार हो जाते हो, आपको डिसऑर्डर हो जाता है। कई बारी जो सही टाइप के प्रोटीन है उनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ये जो वायरस आरएनए वाला वायरस होता है ना, ये ऑर्डर दे देता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा दो। तो ना जितने भी प्रोटीन्स है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बन रहे हैं। ये जो आरएनए वायरस या डीएनए वायरस होंगे, ये वायरस क्या करते हैं, इन प्रोपोर्शन को चेंज कर देते हैं और तभी आपके अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे सार्स वायरस, कोरोना वायरस होगा ना, वो आरएनए वायरस है और आपके प्रोटीन्स के साथ ऐसे छेड़छाड़ करता है कि आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं, राइट। तो आपको अब बेसिकली समझ आ गया वायरस क्या करता है। वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी जेनेटिक या डीएनए आरएनए के साथ छेड़छाड़ करता है और आपकी बॉडी में अननेचुरल, नॉन नॉर्मल से प्रोटीन बनने लग जाते हैं, राइट। और इसी वजह से आप बीमार होने लग जाते हो। अब हम बात करते हैं सार्स CoV-2 या कोरोना वायरस के बारे में, अभी जो पर्टिकुलरली है ना। जैसा कि पहली लाइन में हमने पढ़ा, सार्स CoV-2 जो वायरस है ना, एक वायरस का जो पार्टिकल होता है ना, उसे हम विरियन कहते हैं। ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। नाउ ये जो सार्स CoV-2 वायरस है ना, कोरोना वायरस है, इसमें 4 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और एक आरएनए है, और तभी ये आरएनए टाइप का वायरस है। कुछ वायरस होते हैं जो डीएनए टाइप के वायरस होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो आरएनए स्ट्रैंड के वायरस होते हैं। तो कोरोना वायरस इज एन आरएनए वायरस, आरएनए टाइप वायरस। ना जो कोरोना वायरस है ना, इसके 4 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं इसके पास और एक स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है। एक बारी कोरोना वायरस का डायग्राम देख लेते हैं। आपने ये पिक्चर बहुत बारी देखी होगी, राइट। तो कोरोना वायरस जो ये है ना, पूरा का पूरा, इसमें एक आरएनए है, ये जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्पाइक्स वगैरह से, राइट। आप देख सकते हो ये आरएनए है और ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं ना, ये हैं आपके डिफरेंट प्रोटीन्स। ये जो पिंक सा है, येलो है, ब्लू है, ये डिफरेंट प्रोटीन है। तो कोरोना वायरस 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का बनता है और एक स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है। नाउ आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। It is a macromolecule like DNA which can store genetic information as a sequence of chemical letters called nucleotides. अब कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहा हूं। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ लेटर्स होते हैं, ABCDEFGH, ये लेटर्स हैं। वैसे ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए लेटर्स हैं, होते हैं ना जो, उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। Now, RNA acts as a messenger that carries instructions written in a cell's genome, genetic information, to the machinery या factory which turns those instructions into proteins. अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या हैं जो कोरोना वायरस में है? एक तो होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन वही है जो ये कोरोना वायरस को डिफरेंट शेप देता है। ये जो स्पाइक से निकल रहे हैं ना, ये पिंक से, इन्हें हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये जो ब्लू डॉट्स हैं, इन्हें हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ये जो येलो डॉट्स हैं, है ना, इन्हें हम एनवेलप प्रोटीन कहते हैं। और ये जो कवर है ना, इनके अलावा ये जो कवर जिसने आरएनए को कवर करा हुआ है, ये जो आरएनए है इसको कवर करा हुआ है इस ग्रेश से सब्सटेंस ने, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोकास्पिड प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन। इसे हम ये जिसने एनक्लोज करा हुआ है ना, आरएनए को बंद करा हुआ है, एक मेम्ब्रेन टाइप सा है, इसे हम न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। तो इसीलिए कोरोना वायरस के 4 प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन एंड न्यूक्लियोकैप्सिड। और इसके अलावा कोरोना वायरस में होगा एक आरएनए का मॉलिक्यूल, और यही आरएनए का मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में छेड़छाड़ करेगा और प्रोटीन्स के जो प्रोपोर्शन है उसे चेंज करेगा और आप बीमार पड़ोगे, राइट। Now, some other facts, important facts about coronavirus. Coronaviruses are RNA type viruses, ये तो हमने देख लिया। अब कुछ वायरसेस होते हैं जो डीएनए वायरसेस भी होते हैं, बिकॉज सम वायरसेस कैन मेक डीएनए कॉपीज ऑफ देयर आरएनए एज वेल। ना जो डीएनए टाइप वायरस होंगे ना, जैसा कि हम जानते हैं जो आपका डीएनए होता है ना, वो आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है।
तो जो HIV वायरस है ना वो डीएनए टाइप वायरस है। तो क्योंकि ये डीएनए टाइप वायरस है और क्योंकि सिर्फ डीएनए ही न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, इसीलिए HIV वायरस आपके सेल के न्यूक्लियस में चले जाता है। जैसे ही ये आपके सेल के न्यूक्लियस में चले जाता है, तो जो आपकी बॉडी के आरएनए मॉलिक्यूल्स है ना, वो जब न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन मांगने जाते हैं कि हाँ भाई कौन से प्रोटीन बनाने हैं, तो ये HIV वायरस भी उसको कम्युनिकेट कर देता है। और जो आपके बॉडी में आरएनए मॉलिक्यूल्स, उन्हें पता नहीं कि ये वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है या ह्यूमन बॉडी का सीक्वेंस है, राइट। इसीलिए HIV वायरस छुपा रहता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में कई सालों तक छुपा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए बना लेता है। नाउ दिस अलाउज द HIV वायरस टू गेट इनसाइड अ सेल्स न्यूक्लियस एंड स्टे देयर फॉर ईयर्स। अब हमारे ही आरएनए को ये HIV वायरस इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बंद कर दे बनाना, और इसीलिए हम इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और बॉडी को पता ही नहीं चलता कि इन्फेक्ट हो रहे हो आप, राइट। तो HIV की यही प्रॉब्लम है, HIV को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है एक तरह से, मतलब बॉडी को, और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट HIV वायरस ऐसे प्रोटीन्स बनाता है कि आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ही गिर जाए, तो आपकी इम्यूनिटी ही गिर जाती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमने कर लिया कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, और हमने ये भी देख लिया कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन किस लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं फटाफट से कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है कोरोना वायरस। नाउ होता क्या है कि लेट्स सपोज ये चीज है ना, सर्कुलर, ये जो चीज है ये है आपका एक सेल, और ये जो है ये एक कोरोना वायरस है ना। जैसे ही कोरोना वायरस आपके सेल को अप्रोच करता है ना, कोरोना वायरस का जो ये स्पाइक प्रोटीन है ना, ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं, ये आपके सेल मेम्ब्रेन पे एक और प्रोटीन पड़ा हुआ है जिसका नाम है ACE2। इसके साथ ना एकदम अटैच हो जाता है, हैंड इन ग्लव हो जाता है, हैंड इन ग्लव मतलब फिट हो जाता है, ठीक है। नाउ ये ACE2 प्रोटीन ना, बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो अगर आप कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो और आपको पहले ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो कोरोना वायरस आपके ना बॉडी में, आपके सेल में ACE2 प्रोटीन बहुत ज्यादा यूज कर लेगा। तो ACE2 प्रोटीन ही तो आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता था, कम करता था। तो जो आपकी ऑलरेडी हाई बीपी की प्रॉब्लम है ना, वो और एग्रेवेट हो जाती है। वुहान में स्टडी ने यही बताया था। खैर, ये जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है ना, कोरोना वायरस है, इसका स्पाइक प्रोटीन एकदम अटैच हो जाता है ACE2 के साथ, और ACE2 की हेल्प लेके ही ACE2 जो आपका प्रोटीन है, आपके सेल का प्रोटीन है, उसके साथ ये एंटर कर जाता है ना। आपके सेल के मेम्ब्रेन पे ना, आउटर कवरिंग पे एक ऑलरेडी एक एंजाइम है जिसका नाम है TMPRSS2। ये जो TMPRSS2 है ना, ये एक प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज पता है क्या होता है एंजाइम? ये ना प्रोटीन्स को काटने में मदद करता है। दिस एक्ट्स लाइक अ सिजर, तो प्रोटीन को काटने में मदद करेगा, राइट। तो जब इसे एंटर करना होता है ना कोरोना वायरस को, तो कोरोना वायरस को अपना स्पाइक प्रोटीन काटना होता है, फिर ही एंटर कर सकता है। तो ये TMPRSS उसे हेल्प करता है इस चीज में। तो एक बारी एंट्री का मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ विरियन एंड अ सेल इज मेड बाय द स्पाइक प्रोटीन। इट फिट्स हैंड इन ग्लव विद द ACE2 प्रोटीन फाउंड ऑन द सर्फेस some human cells, ऑफ है यहां पे, ऑफ some human cells, कुछ ही ह्यूमन सेल्स पे पड़ा होगा ये ACE2 प्रोटीन। और जनरली वो कौन से सेल्स होते हैं? रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं। जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेल्स है ना, उन्हीं पे ACE2 है। तभी आप कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है, इसीलिए बिकॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स पे ही ACE2 प्रोटीन है। नाउ the exterior of the cell also has an enzyme called TMPRSS2, a protease, ये याद रखना नाम, UPSC में पूछ सकते हैं, a protease that acts like scissors to cut proteins. Now using these, मतलब protease और ACE2 protein, the virus enters our cell. अब वायरस एक बारी सेल एंटर कर गया, अब वायरस क्या करता है? अब ये जो वायरस है, इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू सा है ना, ये कॉइल्ड ब्लू ब्लू सा चीज, ये है आरएनए मॉलिक्यूल। अब आरएनए होता है मैसेंजर। अब जैसे ही आरएनए ये आपके बॉडी में एंटर कर गया ना, ये जो वायरस है, देखना, ये जो वायरस आपके सेल में एंटर कर गया, ये स्पाइक प्रोटीन काटेगा और इसमें से आरएनए निकल जाएगा। स्पाइक प्रोटीन कटा कैसे? TMPRSS2 से। अब आरएनए मॉलिक्यूल ना आपके सेल के अंदर घुस जाएगा ना। यही आरएनए मॉलिक्यूल ना मैसेंजर है। अब ये आपके बॉडी की फैक्ट्रीज पे जाएगा, वही फैक्ट्रीज जो आपकी बॉडी में और आपके सेल में प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करती हैं। नाउ ये आरएनए उन प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज पे जाएगा और उनको बोलेगा कि ये प्रोटीन्स बना दो और ये प्रोटीन्स बनाने बंद कर दो। नाउ आपकी जो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज है ना आपके सेल में,
जिनका नाम हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। जे यहां पे देखो आप, GOLGI, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज कहते हैं ना। ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है ना, इनको कुछ लेना देना नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इनको पता ही नहीं है कि ये जो आरएनए आया है ये वायरस का है, ह्यूमन बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी का नहीं है। ये तो सिर्फ इन्हें मतलब है कि इन्हें कोई मैसेज दे जाए। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल जब इन प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज को मैसेज दे जाएंगे ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का, तो यही जो आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं ये उसी हिसाब से चलेंगी। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनके हिसाब से तो ये बॉडी का ही मैसेंजर है। ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये आरएनए वायरस से आया है, इसी बॉडी से नहीं आया। और इस हिसाब से क्या होगा, ये आरएनए अपने हिसाब से रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनवा देगा इस प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री से, जिन्हें हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। क्लियर? अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये कौन से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ये वायरस मल्टीप्लाई कैसे करता है। नाउ कोरोना वायरसेस हैव बिगर जीनोम्स देन मेनी आरएनए वायरसेस, ठीक है। नाउ 1/3 ऑफ इट्स जीन्स, जो 1/3 मॉलिक्यूल्स, जो 1/3 पार्ट है इस आरएनए मॉलिक्यूल का, ये ऑर्डर देता है 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने का, और इसके 8 जीन्स जो हैं वो एक्सेसरी, स्मॉल एक्सेसरी प्रोटीन्स बनाने का ऑर्डर दे देते हैं इस प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग बॉडी को, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को। तो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ना, इसका जो 1/3 पार्ट है वो कहेगा 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने को। वो 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होंगे? यही वायरस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वायरस का स्ट्रक्चर किससे बनता है? स्पाइक प्रोटीन से, मेम्ब्रेन प्रोटीन से, राइट। तो ये 4 जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमने करे थे यहां पे, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन, स्पाइक प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड, ये ऑर्डर दे देगा आरएनए वायरस। और आरएनए वायरस ना कुछ ऐसे एक्सेसरी प्रोटीन्स का ऑर्डर दे देगा इन गोल्जी बॉडीज को जो हमारी ह्यूमन बॉडी को हार्म करेंगी और हमारी ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे रोकेंगी। क्लियर? तो एक तो आरएनए का 1/3 पार्ट है, इसने कुछ प्रोटीन्स बनाने को बोल दिया। अच्छा, इसका जो 2/3 पोर्शन है ना इस आरएनए का, ये पता क्या ऑर्डर देगा गोल्जी बॉडीज को? ये जो 2/3 प्रोटीन है ना, ये जो 2/3 जीनोम है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेज। अब इसे रेप्लिकेज क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो सेगमेंट है आरएनए का जिसे हम रेप्लिकेज कहते हैं, ये गोल्जी बॉडीज को बोलेगा कि आप वो प्रोटीन्स बनाओ जिससे हम ये आरएनए बना देंगे, राइट। तो रेप्लिकेज क्या करता है, एक नया आरएनए मॉलिक्यूल बनाने का ऑर्डर दे देता है गोल्जी बॉडीज को। तो इससे वायरस मल्टीप्लाई करता है ना। जैसे ही वायरस ऑर्डर देगा इन गोल्जी बॉडीज को, गोल्जी बॉडीज एक तो 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना देंगे, कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स बना देंगे जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है और आपका इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा। और जो रेप्लिकेज पार्ट है इस आरएनए का, वो नए आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाएगा जो इस वायरस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो नए आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बिकॉज रेप्लिकेज ने ऐसा कहा था, ये नए आरएनए मॉलिक्यूल्स ये 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन लेंगे, यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड लेंगे, स्पाइक प्रोटीन लेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन लेंगे, और एक नया वायरस बनके तैयार हो जाएगा। और ये नया वायरस बाहर निकल जाएगा और ये नया वायरस नए सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये क्या करते हैं, सार्स के ये जो कोरोना वायरसेस होते हैं, कुछ तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के प्रोटीन बनवाते हैं और कुछ ये अपने आप को रिपीट करवाने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं गोल्जी बॉडीज को। नए आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नए वायरसेस तैयार होते हैं और वो नए सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे ही ये जो वायरस है डिफरेंट सेल्स पे फैलता जाता है। क्लियर? अब ये पार्ट ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेप्लिकेज बोलेगा नए आरएनए बनाने को, और ये जो नए आरएनए हैं इसमें से कुछ तो नए वायरस बन जाएंगे, कुछ जो आरएनए मॉलिक्यूल्स नए बनेंगे ना, उन्हें स्पाइक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो क्या होता है कि अगर ये गोल्जी बॉडीज 100 नए आरएनए बना रही है ना, तो 50 आरएनए को तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मिल जाते हैं और वो नया वायरस बना के निकल जाते हैं। पर 50 जो आरएनए होंगे ना, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और वो आरएनए बन के ही सिस्टम में ऐसे घूमते रहेंगे। नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोरोना वायरस में एक ना टेस्ट है आरटीपीसीआर, वो इन वेस्ट आरएनए को ही डिटेक्ट करता है और उस पता लगाता है कि आपकी बॉडी इंफेक्टेड है कोरोना वायरस से। ठीक है, ये जो वेस्ट हो जाते हैं ना आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ तो वायरस बन के निकल गए, कुछ जो वेस्ट हो गए आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये आपके सिस्टम में घूमते रहते हैं और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो इन्हें ही डिटेक्ट करता है और पता लगाता है कि ये कोरोना वायरस इंफेक्टेड है। राइट? सो एक बारी इसको भी पढ़ लेते हैं। कोरोना वायरसेस हैव बिगर जीनोम्स देन मेनी आरएनए वायरसेस। 1/3 of the genes are for 4 structural proteins and 8 genes for some small accessory proteins that inhibits the host मतलब यानी कि हमारे डिफेंसेस। द रेस्ट इज द प्रोविंस ऑफ अ जीन कॉल्ड रेप्लिकेज।
रेप्लिकेज मेक्स आवर सेल्स टू मैन्युफैक्चर आरएनए फॉर द वायरस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो बॉडी है, ये वायरस क्या करता है, बड़ा स्मार्ट है, ये आप ही की बॉडी को यूज कर रहा है नए प्रोटीन्स बनाने के लिए, ये आप ही की बॉडी को यूज कर रहा है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। आपकी बॉडी को पता नहीं, वो तो मैसेंजर की सुनता है और बनाने लग जाता है। राइट, मेक सेंस? ठीक है, तो चलो, अब आपको ये तो पता चल गया। अब आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जिससे हम कोरोना वायरस को टेस्ट करते हैं वो क्या है और कैसे काम करते हैं। नाउ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर कोविड-19 आर आरटी-पीसीआर टेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले इसका नाम लिया था मैंने, एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल या एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेस्ट आपका आरएनए मॉलिक्यूल्स जो वायरस बनवा रहा है, ठीक है, इसी को अगर हम चेक कर लें किसी तरह तो हमें पता लग जाएगा कि कोरोना वायरस मौजूद है आपके सिस्टम में। राइट, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट यही करता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट का नाम है, फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, नाउ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा है, बिकॉज बाकी जितने भी कोरोना वायरस को चेक करने के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं उसमें सबसे बेस्ट है, एक्यूरेसी इसकी बेस्ट है। ठीक है, अब आरटी-पीसीआर टेस्ट पता क्या करता है, आपका जो नोज है, नेजल जो ट्रैक्ट है, या आपका जो थ्रोट है, उसमें जो स्वॉब होता है ना, जो स्पुटम होता है, उसको निकाल लेता है और उसमें चेक करता है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। तो ये ना बड़ा थोड़ा सा जो टेस्ट करवा रहा है उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल सा, आपके नाक में कोई मतलब एक स्वॉब लेंगे आपके नाक में और स्पुटम निकालेंगे या थ्रोट से निकालेंगे। राइट, इससे रिलेटेड एक इमेज भी है जो मैं डालने वाला था पर मैंने डाली नहीं, बिकॉज वो काफी ज्यादा मतलब ग्राफिक हो जाती, मतलब आपको अच्छी ना लगती देखने में। तो बस आप इमेजिन कर लो कि ये जो टेस्ट होगा इसमें क्या होगा, आपके नोज से या आपके थ्रोट से स्पुटम निकालेंगे, स्वॉब निकालेंगे और उसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. If it involves the same genetic sequence as the SARS-CoV-2 virus, then the test is deemed positive. आप जब आरएनए निकाल लेते हो ना, फिर आप चेक करते हो कि जो SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस का जो डीएनए है, आरएनए है, ये आरएनए और आपकी बॉडी से निकला आरएनए सेम है, तो आप कहते हो कि टेस्ट पॉजिटिव है, आपको कोरोना वायरस है। अगर आपके अंदर आपके स्पुटम वगैरह से, आपके नोजल और थ्रोट स्वैब से आरएनए तो मिला पर वो कोरोना वायरस वाला आरएनए नहीं था, तो आप कह देते हो कोरोना वायरस नेगेटिव है, आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आरएनए चेक करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग कैन टर्न नेगेटिव ओनली इफ द एक्चुअल सैंपल डज नॉट कैरी द वायरस। ठीक है, तो टेस्ट नेगेटिव तभी आएगा जब आपको वायरस नहीं है या ये टेस्ट आपने अच्छे से नहीं करा है। ठीक है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की रिक्वायरमेंट है, बहुत स्किल्ड लोग चाहिए इसे करने के लिए। राइट, अब इस टेस्ट की ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज फेयरली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है ये। इट इज फेयरली एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स आरएनए एक्सट्रैक्टिंग मशीन। ठीक है, एक मशीन चाहिए, एक अच्छी प्रॉपर लैब चाहिए, ट्रेन टेक्नीशियंस चाहिए, अच्छे से ट्रेंड। ठीक है, अब महंगा इतना होता है ना कि कम से कम आपकी जो मशीन है ये आरएनए एक्सट्रैक्टिंग मशीन, इसे कम से कम 30 सैंपल्स चाहिए टू बी इकोनॉमिकली वायबल। नाउ कॉस्ट ऑफ केमिकल्स, इंपोर्टिंग एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट इज क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। एक टेस्ट कैन कॉस्ट मिनिमम ऑफ 4500 रुपीज। मिनिमम बात कर रहे हैं हम, ये मिनिमम 4500 का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस एक और प्रॉब्लम है, इस टेस्ट को करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एट टाइम्स इट टेक्स अप टू 4 hours टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस फ्रॉम वन बैच। इससे प्रॉब्लम पता है क्या जनरेट होती है, आप बल्क में टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप कम ही टेस्टिंग कर सकते हो। बल्क में टेस्टिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक तो महंगा है प्लस टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बल्क में अगर आपको टेस्टिंग करनी है, जो कि करनी है, बिकॉज अगर आपको कम्युनिटी स्प्रेड रोकना है तो आपको बल्क में टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट इतना सही बैठता नहीं है। ऑलराइट, आरटी-पीसीआर टेस्ट हम जनरली तब करते हैं जब आपने किसी पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को एडमिट कर लिया और जब आप डिस्चार्ज करने वाले हो तो एक बार आप चेक तो करना चाहते हो ना कि कोरोना वायरस रह गया या नहीं रह गया। तो डिस्चार्ज करने से पहले आप चेक करते हो, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट यूज करते हो, बिकॉज एक्यूरेट बहुत है ये। ऑलराइट, नाउ बिकॉज इसमें ये डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट का ध्यान एक दूसरे टाइप ऑफ टेस्ट पे चले जाता है जिसका नाम है सीरोलॉजिकल या एंटीबॉडी टेस्ट। अब जैसा कि हमने इधर बात करी थी कि आपकी बॉडी में ये जो कोरोना वायरस आ जाता है, आरएनए आ जाता है, नए प्रोटीन्स बनवाने लग जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कर रहा है आपके बॉडी में कोरोना वायरस। नाउ आपकी बॉडी में ना ऑलरेडी ऐसे सोल्जर्स, वॉरियर्स हैं जो वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ना जानते हैं। आपकी बॉडी में ना, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको जब भी लगता है ना कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर गई आपकी बॉडी में, ठीक है, वो एंटीबॉडीज रिलीज करने लग जाता है।
ठीक है। तो जैसे ही आपके इम्यून सिस्टम को पता चलेगा या इम्यून सिस्टम को आइडिया लगेगा कि एक फॉरेन मटेरियल आ गया, फॉरेन जीनोम आ गया, फॉरेन आरएनए आ गया, ठीक है, और ये ना आपकी बॉडी में एक फॉरेन बॉडी आ चुकी है, तो आपका इम्यून सिस्टम, आपके ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करने लग जाएगा। और जब एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा रिलीज हो रही हैं आपकी बॉडी में, दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि वायरस आ गया ना। हम पता क्या करते हैं इस टेस्ट में ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट में लोगों के ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि कितनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है। अगर ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है दैट मींस इंफेक्शन हुआ है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज कम होती तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, दैट मींस आपको कोरोना वायरस नहीं है। बट अगर आपको कोरोना वायरस है तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रिलीज हो रही हैं, और बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रिलीज हो रही हैं तो उन्हें चेक कर लेते हैं हम इस टेस्ट से। मेक सेंस? तो सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट क्या होंगे? इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स आर टेकन एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। ज्यादा एंटीबॉडीज आती हैं तो आपको इंफेक्शन है। दिस प्रोसेस ऑल्सो डिटेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है। Now, it is an indirect method of testing as it cannot find the virus, but can determine if the immune system has encountered it. तो आप वायरस को डिटेक्ट नहीं कर रहे, पर आप ये देख रहे हो कि इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करा है वायरस को। अगर करा है तो ये तो प्रूफ है कि वायरस है आप में, राइट? तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना, वो दो तरह के एंटीबॉडीज निकालता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इनको चेक करेगा आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट, और अगर इनकी प्रेजेंस ज्यादा है दैट मींस कोरोना वायरस इंफेक्ट हो गया। नाउ सीरोलॉजिकल टेस्ट की खास बात क्या है और व्हाई दे आर बेटर देन आरटीपीसीआर टेस्ट? बिकॉज दे आर फास्ट एंड एक्सपेंसिव। बल्क में आप टेस्टिंग कर सकते हो, बल्क में टेस्टिंग कर सकते हो तो बेटर कम्युनिटी स्प्रेड से रोक सकते हो, राइट? ये फास्ट हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, पोर्टेबल हैं, कहीं भी आप ऑन साइट कहीं भी कर सकते हो, और जल्दी हो जाता है, 4 घंटे नहीं लगते, बहुत जल्दी बल्क में टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। So, it is portable, administered on site, and provides quick answers. Plus, a bulk of samples can be tested in a shorter span of time. Make sense? चलिए, बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये ना RT-PCR जितना रिलायबल नहीं है। It is not as reliable as RT-PCR and at times leads to false positive and negatives. ठीक है, false आ गया पॉजिटिव, false नेगेटिव आ गया, ये इतना रिलायबल नहीं है। प्लस आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एंटीबॉडीज जनरेट पता क्या करता है? एकदम से नहीं करता, जैसे ही वायरस आ गया एकदम से उसने एंटीबॉडीज जनरेट कर दी। कम से कम 9 डेज लगते हैं, 9 to 28 डेज में आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है। नाउ इतनी देर में अगर आप चेक करोगे, 9 to 28 डेज बाद अगर आप चेक करोगे तो 9 दिन के लिए तो वो इंसान इन्फेक्टेड था, क्या पता उसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया हो। और तो आप ना ऐसे रोक नहीं सकते, क्योंकि 9 to 28 डेज बाद आपको एंटीबॉडीज मिलती हैं, इसीलिए 9 दिन पहले अगर किसी को टेस्ट कर दिया तो फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा और वो इंसान औरों को स्प्रेड कर देगा। तो इसमें ना लेट हो जाती है, by that time लेट हो जाता है, by that time an infected person could have spread the disease if not isolated. Alright, but सीरोलॉजिकल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जल्दी कर देता है, और अगर आप कोरोना वायरस से ठीक भी हो गए हो फिर भी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज शो करती है, तो आपको ना आइडिया लग जाता है कि इस इंसान को शायद कोरोना वायरस था। मान लो मेरा को कोरोना वायरस था और मैं ठीक हो गया, उसके बाद मेरा टेस्ट इन्होंने लिया तो पता चला कि मुझे कोरोना वायरस था, तभी मेरी इतनी एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज तो थी रहेंगी सिस्टम में। नाउ फिर ना गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि यार इसको ना कभी कोरोना वायरस था तो इसने बहुत लोगों को इन्फेक्ट करा होगा, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, देखते हैं किस किस से मिला है ये। ऑलराइट, नाउ अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जिसका नाम है इंडिजिनस एलिजा टेस्ट फॉर कोविड-19। अभी क्या हुआ है, सीरोलॉजिकल टेस्ट की ना एक टाइप है जिसे हम एलिजा टेस्ट कहते हैं, एलाइजा टेस्ट। वो क्यों है या वो ये इतनी न्यूज में क्यों है, उसका एक कारण है। हमने ना सीरोलॉजिकल टेस्टिंग किट्स या एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करी थी। अब हमें पता चला कि ना बहुत ज्यादा अनरिलायबल है और बहुत ज्यादा फॉल्टी किट्स दे दी चाइना ने, इसीलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोल दिया कि चाइना वाली जो किट्स है ना, टेस्टिंग किट्स, इन्हें यूज ना करना, हम खुद ही देखते हैं, हम खुद एक नई टेस्टिंग किट बनाएंगे एंटीबॉडीज वाली, नॉट आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट्स, एंटीबॉडी या सीरोलॉजिकल टेस्टिंग किट्स। Now, serological testing is important for India as these tests can be done in bulk, which India needs right now to prevent community transmission from aggravating. ठीक है, तो हमारे पुणे में एक बहुत बड़ा वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इट हैज डेवलप्ड एन इम्यूनोलॉजिकल एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यही फुल फॉर्म है एलिजा का। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो एलिजा का टेस्ट होता है ना, ये एचआईवी इंफेक्शन को भी डिटेक्ट करने के लिए होता है। क्लियर? नाउ
While ELISA tests for coronavirus are already available in other countries, procuring them in large numbers may be a challenge, particularly during a pandemic. वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज के पास ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल ELISA टेस्ट है, ठीक है, बट उनसे बल्क में प्रोक्योर करना इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इंडिया ने क्या डिसाइड करा, घर में ही इन्हें बना लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने टेक्नोलॉजी निकाली है जिससे यू कैन क्रिएट ELISA टेस्ट, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला को लाइसेंस भी दे दिया और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी। अब जाइडस कैडिला बल्क में मास प्रोडक्शन करेगा ELISA टेस्ट की। इससे हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी टेस्टिंग होगी और हमें पता लगेगा कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, क्योंकि वायरस का कितना ज्यादा वायरस स्प्रेड हुआ ये जानने के लिए आपको टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करनी। Alright, so that's it from my side guys. एक चीज जो हमारी रह गई है वो ये कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है विद रिगार्ड टू टेस्टिंग। नाउ इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इंडियन गवर्नमेंट RT-PCR टेस्टिंग फॉलो कर रही है या एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉलो कर रही है, या इंडियन गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रही है। और मेरा दूसरा यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की टेस्टिंग की पॉलिसी क्या है, क्या हम सिर्फ सिम्टम्स वाले लोगों को ही टेस्ट कर रहे हैं या बगैर सिम्टम्स वाले रैंडम सैंपल्स ऑफ पीपल को भी टेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपका आंसर होगा प्लीज राइट दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई वांट टू नो आपको कितना पता है इस चीज के बारे में। ऑलराइट, so yeah, that's it from my side guys. I'll see you next time with more videos on Vigyan series. Thank you.